देखो, मैं ना सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ उसके लिए है जो अभी-अभी या तो बिगिनर है या फिर जिसको अभी 1 से 2 साल हो चुका है और वो अभी भी रीज़निंग के अंदर स्ट्रगल कर रहा है कि रीज़निंग में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। क्योंकि मेरे पास ना अभी बहुत रिसेंटली इतने कमेंट्स आए थे कि भई हमारा रीज़निंग का स्कोर नहीं बढ़ रहा, स्कोर नहीं बढ़ रहा, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? तो देखो, रीज़निंग का जब भी तुम्हें स्कोर बढ़ाना हो ना, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले टारगेट सेट होना चाहिए कि तुम्हें कितना स्कोर लाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईपीएस, पीओ के अंदर मेरा जो टारगेट है कि 40 में से एटलीस्ट 30 प्लस तुम्हारा स्कोर आना चाहिए। आरआरबी पीओ के अंदर 40 में से 40 आना चाहिए। एसबीआई क्लर्क में 35 में से 35 आना चाहिए। आईपीएस क्लर्क में 35 में से 35 आना चाहिए। और आरआरबी क्लर्क में 40 में से 40 आना चाहिए। अब ये एक्चुअल एग्जाम में, मैं मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल एग्जाम में मैंने आरआरबी के अंदर 40 में से 40 अचीव कर रखा है। एसबीआई क्लर्क में 35 कर रखा है। और आईपीएस क्लर्क में 35 में से 35 कर रखा है। अब देखो, मैं बार बार ना स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाऊंगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्क्रीनशॉट डले हुए हैं इन सब के, ये सब मैंने अचीव कर रखा है। आरआरबी क्लर्क मैंने आज तक कभी दिया नहीं, तो इसलिए मेरे को वो अभी है नहीं। इस साल मैं दूंगा तो मैं इसको भी अचीव करना ट्राई करूंगा। और आईपीएस पीओ के अंदर मेरा 30 में से अब 30 प्लस का टारगेट है, बट लेकिन अभी तक मेरा 27.5 ही गया है एक्चुअल एग्जाम के अंदर। तो मेरे को ये वाला भी अचीव करना है। ठीक है? तो ये तुम्हारा होना चाहिए टारगेट हमेशा कि इतना तुम्हें स्कोर करना है करना है। अब तुम ये अचीव करोगे कैसे? तो ना इस वीडियो में ना मैं बहुत बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा कि तुम कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है? तो हो सकता है कि तुम अगर रीजनिंग में अच्छे हो तो तुम्हारे को ये सारी बातें पता हो तो तुम यहीं छोड़ सकते हो इसको। बाकी बट मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ जो अभी बिगनर है और जिनको 1-2 साल में भी रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। तो देखो, फर्स्ट सबसे पहले ना एक एक काम करो, सबसे पहले तो तुम वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है? अब वीडियो शुरू करते हो। देखो, फर्स्ट पॉइंट ना हमेशा ये याद रखो, तुम्हारा ऑर्डर सबसे वो होना चाहिए कि प्रिसाइज होना चाहिए। अब हो सकता है कि तुम किसी ना किसी टीचर की बात सुन के या किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के ना, अभी जो तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न होगा कि तुम सबसे पहले अपने मिसलेनियस करते थे और उसके बाद तुम अपनी पजल एंड सेटिंग करते थे। ठीक है? तुम ये वाला करते थे, बट लेकिन एक्चुअल एग्जाम के अंदर ना ये वाली ट्रिक नहीं काम करती, क्योंकि अगर अभी तुम घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में प्रैक्टिस करने से तुम्हारा जो अभी तुम्हारी जो स्पीड है वो तुम्हारी लैपटॉप पे हो सकता है अलग हो, तुम्हारी मोबाइल पे करने पे अलग हो, टैब पे करने पे अलग हो, सबकी अलग अलग होती है। बट जब तुम एग्जाम सेंटर में जाओगे ना और वहाँ से पीसी पे करोगे, तो पीसी पे ना एक जो उनका नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क उनका इतना ज़्यादा स्लो होता है कि तुम्हें ना हर एक क्वेश्चन को स्किप करने के बाद भी ना कम से कम 1 या 2 सेकंड रुकना पड़ता है। वो 1-2 सेकंड बाद स्किप होता है, फिर वो रीलोड मारता है, उसके बाद वो क्वेश्चन दिखता है तुम्हें। तो ये वाली स्पीड की दिक्कत सिर्फ एक बंदे को नहीं कह रहा मैं, ये सबको आती है, सबको सबका। चाहे तुम कोई भी स्टेट से हो, चाहे तुम कोई अंडर डेवलप्ड स्टेट से हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट से हो, या फिर तुम्हारा कहीं का भी हो तुम, तुम्हें वो चीज़ प्रॉब्लम फेस होगी होगी, ये सबके लिए बराबर है। ठीक है? तो ये मान के चलो कि अगर तुम्हारा घर में कोई क्लर्क एग्जाम के अंदर अगर तुम्हारा 20 मिनट के अंदर का कट टू कट हो रहा है, तुम्हारा पेपर की कट टू कट हो रहा है, और या फिर तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो ये तुम मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम सेंटर के अंदर तुम्हारा पेपर टाइम पे नहीं होने वाला। तुम्हें घर में ना तुम्हें स्पीड ऐसी लानी पड़ेगी कि तुम्हारा पेपर 17 से 18 मिनट के अंदर पूरा हो घर के अंदर, तो जाके तुम्हारा एग्जाम सेंटर के अंदर तुम्हारा वो टाइम पे पूरा होगा। ठीक है? तो ये वाली ऑर्डर वाली बात ना तुम ये वाली समझ लो कि तुम्हें ऑर्डर करने में तुम्हें वन गो के अंदर जो तुम्हारा हो वो तुम्हें करना ही करना है, वन गो में तुम्हें एग्जाम करना है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है? अब हो सकता है कि वन गो में करने में ना तुम्हारी को ये चीज़ फेस हो कि तुम्हारे 28, 29 या 30 अटेम्प्ट ही हो रही हो, क्योंकि मेरे साथ भी ना ये वाली दिक्कत थी कि मैंने ना वन गो में करना शुरू करा था, बट मेरे अटेम्प्ट ना 28, 29, 30 ही जा रहे थे। अब ये वाली चीज़ जब मैंने एनालिसिस करी अपने ऊपर कि यार मेरा ऐसा क्यों हो रहा है कि वन गो कर रहा हूँ तब भी ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, तो मैंने ये पाया कि मेरी ना जो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एसबीआई क्लर्क का। ठीक है? एसबीआई क्लर्क का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो क्लर्क एग्जाम में ना मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो मेरी आखिरी की पजल होती है, आखिरी की पजल वो होती थी 30 से 35 की, और 5 क्वेश्चन की होती है ना, 31 से बेसिकली 31 से 35 की क्वेश्चन की होती थी। तो मेरा वन गो में करने में ना हमेशा आखिरी में पजल बन जाती, मतलब पजल बन जाती थी, बट लेकिन उसको मार्क नहीं कर पाता था, तो वो तो एकदम वेस्ट ही ना। सोचो, मैंने मैंने अपने 3 मिनट दिए और वो पजल बन गई और उसको मैं मार्क नहीं कर पाया, तो वो 3 मिनट भी देने में वेस्ट ही हुए पूरे के पूरे, क्योंकि 5 नंबर छूटना भाई बहुत बड़ी मैटर बात करता है। क्योंकि तुमने तुमने ये सोचो, तुम मेरी बात छोड़ो, तुमने हो सकता है किसी और इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखी हो कि वो एनालिसिस जब डालते थे अपने चैनल पे कि हम आज हमारा पेपर था, हम ये पेपर करके आए हैं, हमारे इतने इतने अटेम्प्ट है, तो बहुत कॉमन तुमने देखा होगा कि कोई ना कोई बोलता था कि मैंने मेरा पजल तो बन गई थी, बट लेकिन मेरा अ, उसको आंसर मार्क नहीं कर पाया। या तुमने किसी इन्फ्लुएंसर से सुना हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हें किसी बच्चे से सुना हो एग्जाम सेंटर के बाहर, ये तो हो सकता है कि तुमने खुद फेस करा हो ये चीज़ कि मैंने ना हमेशा मेरी पजल तो बन गई बट मैं इसको मार्क नहीं कर पाया। तो इसका मैंने जो
वो निकाला, सॉल्यूशन निकाला कि मैं ना 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने निकाले कि मुझे मेरे को बाद में करने हैं। कौन-कौन से? एक तो मिसलेनियस के अंदर वो था वर्ड वाला, कि एक पूरा कोई अल्फ़ाबेट का कोई वर्ड दे रखा है, इसके अंदर बोला है कॉन्सोनेंट को आगे बढ़ा दो, वोवल को पीछे कर दो और उसके बाद इनको अरेंज कर दो, उसके बाद बताओ कि ये वाला कौन सा लेटर है। ऐसा लगता तुमने क्वेश्चन देखा होगा। फिर एक ये वाला क्वेश्चन, एक तुम्हारा मीनिंगफुल हो गया, एक तुम्हारा मीनिंगफुल हो गया और एक तुम्हारा हो गया फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चन मैंने निकाले और इन तीन को क्वेश्चन में ना एनालिसिस के टाइम पे मैंने चेक करा कि मेरे को टाइम कितना लग रहा है। तो टोटल टाइम ना मेरे को इनमें कम से कम 2.5 मिनट लगते थे। अब मैंने बताया 2.5 मिनट मैं दे रहा हूँ, 2.5 मिनट में मेरे को मार्क्स कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 3 नंबर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मैं ये करूँ पहले, तो मैं इससे बड़े तो मैं कोई पजल कर लूँ। पजल करने में मेरी जो पजल बनती है वो 2.5 मिनट में बनती है। 2.5 मिनट में पजल बनेगी, साथ में 30 सेकंड और दूंगा, उसमें आंसर मार्क होंगे तो मेरे को 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे को 3 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ मुझे 5 नंबर मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ करी कि मैं तो कोई भी पेपर उठाता हूँ मैं हमेशा इन तीनों को और साथ ही साथ ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन तो मतलब सबका बाप है इसमें। तो इन ब्लड रिलेशन को सबसे एंड में करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन को सबसे एंड में करूंगा मैं। इस वाले में मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो उससे क्या हुआ मेरा कि मान लो मैंने ना पूरा पेपर करा अपना, जैसे एक तो ब्लड रिलेशन हो गया, एक ब्लड रिलेशन और वो 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए और वो 29 क्वेश्चन। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन तो मेरे हो जाते थे कम से कम अराउंड, ज़्यादा क्यों बोलूँ मैं, 16 मिनट मान लो। ठीक है, 16 मिनट में हो गए मेरे। तो बाकी ये 6 क्वेश्चन करने के लिए 4 मिनट बचते थे मेरे। और ये 4 मिनट में मान लो अगर कोई छूटता भी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारा छूट तो यहाँ ही रहता, 28-29 में भी छूट रहा था तुम्हारा, कि तुम्हारा पजल छूट, अब पजल देखो, पजल छूटेगी तुम्हारे 5 नंबर छूटेंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर। और यहाँ पे तुम्हारे पास 4 मिनट है और तुम्हें 6 क्वेश्चन करने हैं, तो 6 में से एटलीस्ट 4 तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेके चलो, अगर एक एक नंबर का एक मिनट भी दे दो एक क्वेश्चन में, तुम्हारे 4 तो हो जाएंगे। तुम्हारे बचेंगे कितने? 2। तो 2 क्वेश्चन छूटेंगे तुम्हारे, यहाँ तुम्हारे 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं और यहाँ तुम्हारे 5 छूट रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत मेजर रोल प्ले करती है, कि इसलिए मैं कहता हूँ ऑर्डर में ना कि हमेशा 1 गो में जाओ। बट 1 गो में जाने के लिए एक तुम्हारा ब्लड रिलेशन और एक तुम्हारी ये 3 क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन और प्लस 4 क्वेश्चन को तुम सबसे एंड में करो, तो उससे तुम्हारा स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो सबसे सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होती है हमेशा ऑर्डर एंड मतलब इसमें करने की। और बाकी देखो, और अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए ना, तो मैं तुम्हें एक वो बताता हूँ कि एक सर्कल वाली, देखो सर्कल वाली जो होती है ना सेटिंग, वो सबसे कॉमन है, वो आती है एग्जाम के अंदर। तो मैंने लोगों को देखा कि सर्कल ना वैसे बनाते हैं, ये गोला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसमें कोई गलत नहीं है, गोला बनाया बहुत बढ़िया है, बट लेकिन इसमें टाइम कितना गया। मैं हमेशा हर एक चीज़ को ना टाइम पे नोटिस करा होगा कि तुम्हारा कितना टाइम, क्योंकि तुम्हारा अगर एक एक सेकंड बच रहा है ना, तो उसको बचाओ, बहुत जेन्युइन कह रहा हूँ, उसको बचाओ वो चीज़। सर्कल बनाया तुमने, ये चीज़ डाली 8। अब कभी कभार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि तुम्हारा ना देखने देखने में ही कि तुम्हारा ये सामने वाले को ना तुम कभी ये पकड़ लेते हो या फिर कभी तुम ये पकड़ लेते हो, समझ रहे हो? कभी तुम सामने को ये ले लेते हो, ये सामने, और कभी कभार ये ले लेते हो, कभी सामने। अब वो होता है कि जल्दी जल्दी में देखने में। तो इसलिए ना मैंने ये चीज़ जो सुधारी अपनी, मैंने इस सर्कल को ऐसे ना करके ऐसे कर लिया, 1 2 3 4। सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है। सर्कल कैसी है? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और आमने सामने के लिए 1 2 3 4। अब मेरे को क्लियर हो गया कि मेरे यहाँ सामने यही बैठेगा, क्योंकि लाइन बना रखी है, मैंने लाइन बना रखी है। इसमें क्या कोई लाइन नहीं बन रखी होती, तो कभी कभार देखने में कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मेरे को ये वाली बेटर लगता है। और कितना जल्दी बनता है ये, 1 2 3 4, इतनी बहुत जल्दी बनता है। और ये इसको पहले मैं गोला बनाऊंगा, फिर 1 2 3 4 करूंगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। सेम चीज स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर में तुमने हो सकता है टीचर्स को देखा होगा, टीचर्स क्या करते हैं, पहले स्क्वायर बनाएंगे, लाइनें खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद एरो बनाएंगे कि अंदर वाले अंदर वाले अंदर वाले अंदर वाले, बाहर वाले बाहर वाले बाहर वाले बाहर वाले। देखो ये चीज़ करने बैठोगे ना, एरो वेरो बनाओगे, ये करोगे, तुम्हारा फिर एग्जाम हो लिया, फिर तुम्हें टाइम, फिर तो हो लिया तुम्हारा एग्जाम। इससे बढ़िया तुम ये चीज़ याद रख लो कि भाई तुम सीधा स्क्वायर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना बनाओ। एरो वेरो बनाने की जरूरत नहीं होती इतनी, वो टीचर्स बनाते हैं कि तुम्हें समझाने के लिए बोर्ड पे। पर लेकिन ये चीज़ नहीं कि तुम टीचर्स को देख रहे हो तो तुम ये चीज़ तुम इम्प्लीमेंट करके अपने आंसर शीट पे भी करने लग जाओ। एरो वेरो बनाने से बहुत टाइम वेस्ट करता है। तुम जैसे क्वेश्चन पढ़े तो अपने मन में हैबिट बनाओ याद रखने की, कि जो ये कोने वाले हैं वो बाहर देख रहे हैं और इनसे जो एज वाले हैं वो अंदर देख रहे हैं, या फिर जो एज वाले हैं वो बाहर देख रहे हैं, कोने वाले अंदर देख रहे हैं। जैसी जो भी लाइन गिवन है उस हिसाब से तुम अपने मन में बनाओ और वो चीज़ याद रखो। ठीक है, और एक और तुम्हें पॉइंट देता हूँ कि मान लो
जैसे एक तो तुम्हारा सर्कल में और स्क्वायर के अंदर ही एक कॉमन पॉइंट है, जैसे कि अगर 3 लोग वाला कि जैसे ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, मान फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो हमेशा हमेशा 8 लोगों में ना आमने सामने ही आएगा। क्योंकि तुम ये मत नोटिस करना कि यहाँ से तुम देखो कि 3 लोग 1 2 3 यहाँ से आ रहे हैं, 1 2 3 यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज मत करना, क्योंकि जब भी 3 लोग गिवन हो और 8 लोगों का तुम्हारा पेयर है तो वो आमने सामने ही बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए मैं यहाँ लूँ और मेरे को पता भी यहाँ ही आएगा, मेरे को काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि तीन कहाँ पे है, क्योंकि देखो यहाँ से भी 1 2 3 3 आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 लोगों का हमेशा याद रखना कि हमेशा हमेशा आमने सामने बैठता है, चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो। यहाँ पे भी तुम ए करोगे ये बी आएगा, क्योंकि 3 3 3 3, यहाँ अगर तुम कोने में भी लो तो भी यहीं आएगा, तुम्हें बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत टाइम बचता है। और फॉर एग्जाम्पल दूसरे अगर कोई वो पॉइंट हो कि मतलब मान लो कि सेकंड टू द लेफ्ट बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट है, या फिर थर्ड टू द लेफ्ट है, या कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है, तो हमेशा नोटिस ये याद रखो कि जो भी नंबर तुम्हें गिवन है उसमें -1 करके उतने गैप आएगा। कि मान लो सेकंड टू द लेफ्ट है तो मतलब इसे मान लो क्या एग्जाम्पल दूं, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो मतलब 2 नंबर है तो मतलब एक -1 एक, ए और बी में एक का गैप आएगा। अब कैसे, ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी को यहाँ लिया, ए यहाँ लिया, एक का गैप आ गया, ऐसे करना, ठीक है। हमेशा एक का गैप आएगा, जो भी नंबर हो उसमें -1 करो, एक का गैप आएगा। ये तुम्हारी यहाँ भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी, तुम्हारी किसी उसमें जो तुम्हारी पजल होती है कि फ्लोर वाली, फ्लैट वाली, या फिर तुम्हारी डेजिग्नेशन वाली, कोई भी हो, कोई भी जिसमें गैप, जैसे गैप ऑफ 2 हो, तो गैप ऑफ 2 में तो नॉर्मल तुम्हारा 2 का गैप आएगा, ठीक है। बाकी किसी में होता है ना कि इस 3 फ्लोर अबव दी, ए इज 3 फ्लोर अबव बी, तो 3 फ्लोर अबव दे रखा है, तो मतलब जैसे 3 फ्लोर अबव बी, ए इज 3 फ्लोर, तो वही सेम चीज नोटिस करो कि नंबर है तो -1 करके 2 का गैप आएगा, तो ए और बी में 2 का गैप आएगा। ये सारी चीजें नोटिस करोगे, याद रखोगे तो बहुत काम बचता है, ठीक है। तो मैं सबसे मैंने बता दिया कि मेन एक तो सर्कल का थोड़ा ये इंप्रूव करो, ये चीज करना, स्क्वायर के अंदर ये चीज करना इंप्रूव करो, और ऑर्डर की बात मान लो मेरी अभी भी कि 1 गो में करा करो, और ट्राई करो कि तुम्हारी पजल जो चीज है ना, पजल वगैरह, वो चीज पहले खत्म हो जाए, ताकि अगर छूटे भी, छूटने में तुम्हारा मिसलेनियस छूटेगा, 1 2 क्वेश्चन छूटेगा तो इतना कोई दुख नहीं होगा। पर अगर पजल छूट गई तो पजल छूटने में 5 नंबर कटते हैं, तो 5 नंबर तुम नोटिस मैटर करेगा तुम्हारे लिए, 1 नंबर मैटर करेगा, तुम वो खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। इसके अलावा मैं और कोई हेल्प नहीं करता था रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग के लिए ना बहुत मेरे पास वीडियो, बहुत कमेंट आते कि भैया रीजनिंग के लिए बताओ, रीजनिंग में हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा। तुमने ये चीज़ इंप्लीमेंट कर लो, तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फॉलो करी है। जब मैं एनालिसिस करता था, अपनी एनालिसिस करता था, उसमें मैंने नोटिस करा कि भाई मेरे को जब ये 2.5 मिनट जब मेरे को इसमें लग रहा है इन 3 क्वेश्चन करने में, और मेरे को सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं, इससे बड़े मैं 3 मिनट देख के मैं ये वाले पजल कर लूँ, 3 मिनट दूंगा तो मुझे 5 नंबर तो मिलेंगे कम से कम। और अगर ये बाद में मान लो छूटता भी है तो इनमें से कोई छूटे, अब 2.5 मिनट बचे मेरे पास छूटने के लिए, तो एटलीस्ट दो तो कर लूंगा मैं 2.5 मिनट के अंदर, एक ही छूटेगा तो 1 नंबर छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट बाकी 5 तो नहीं छूटेंगे मेरे। तो बहुत सीधी सिंपल चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, तुम्हारा स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी तुम्हें अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।